और सर दुबई के बारे में थोड़ी बात करते हैं। दुबई रहने वाइज कैसा है, इंडिया के कंपैरिजन में कैसा है? बहुत ग्लैमरस लगता है, ऐसा लगता है वहाँ जितना भी ले जाओ पैसा वहाँ आपको गरीब ही फील करवाएगा दुबई, तो ऐसा है? जी देखिए, ऐसा है कि दुबई की अगर 10 बातें करोगे तो 5-6 अच्छी है तो 4 बुरी भी है, ठीक है। अब रही बात पैसों की और ग्लैमर की, तो देखो दुबई में आपकी बात सही है, अगर आपके पास 100 करोड़ है तो भी आप गरीब हो, 1000 करोड़ है तो भी गरीब हो, और अगर दिल से खुश हो तो आप 1 लाख रुपए में भी अमीर हो। देखो दुबई में है ना, 2-3 लोगों की फैमिली हमारे टूरिज्म में आती है, मान लो 4 दिन घूमने, तो पूरा दुबई घूम के जाती है 2 लोगों की फैमिली, तो वो भी खुश है कि यार दुबई देख लिया, 4 दिन 5 स्टार होटल में रह लिया 1 लाख रुपए में। और जिसको संतोष नहीं है वो तो यार मर्सिडीज बेंज चला के भी सोचता है लैम्बोर्गिनी है। अब मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, जो इंडिया में कार्तिक आर्यन और मुकेश अंबानी के पास है, ठीक है, फिर भी मैं अगर देखूंगा ना वहाँ पे सोने की मैकलैरेन चल रही है मेरे बाजू में, रियल गोल्ड की, तो मुझे लगता है यार, अगर मैं ये सोचूंगा, मुझे तो नहीं लगता है, मैं तो मारुति में भी उतना ही खुश था जितना लैम्बोर्गिनी में हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे यही सिखाया है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो। तो मैं पूरी दुनिया को यही बोलूँगा कि अगर आपके पास 3 लाख की कार है ना तो नीचे वाले को देखो, कार नहीं है तो बाइक वाले को देखो, और बाइक नहीं है ना पैदल चल रहे हो तो ये देखो कि व्हील चेयर पे कौन है, तो जिंदगी में खुश रहोगे। तो दुबई में यही है, दुबई चलता ही इस मेंटालिटी पे, आप ऊपर देखो और दुखी होते रहो भाई, कोई एंड ही नहीं है। 3000 का भी जूता है दिरहम में, जो इंडिया के 1 लाख का जूता है, और वहाँ पे मगरमच्छ की स्किन से बना हुआ 1 लाख का भी जूता है, 1 लाख दिरहम 24 लाख रुपए होता है, तो एंड ही नहीं है। घड़ियाँ वहाँ पे आपने देखी, अंबानी की शादी में थी, उसने गिफ्ट में बांट दी 2-2 करोड़ की घड़ियाँ। तो दुबई में तो लोग मतलब ऐसी दुकानें हैं कि जिसके अंदर 10,000 करोड़ की सिर्फ घड़ियाँ रखी है, 10,000 करोड़, जो खालिद करके है, आपने अगर देखा होगा यूट्यूब पे, उसकी दुकान में एक एक घड़ी 100-100 करोड़ की है, 50 करोड़ की है। तो देखो दुबई ऐसी चीज़ है ना कि वहाँ पे गरीब भी ऐसे हैं, अगर आप जाओगे देरा एरिया में, ये पॉडकास्ट रूम है ना, इतने में 20-20 लोग रहते हैं, एसी होता है। दुबई में एक खासियत है कि भिखारी के पास भी एसी है और शेख के पास भी एसी है, वो एक कंपलसरी है, तो वो लेबर के पास भी एसी है, लेकिन उनकी लाइफ देखो, इतने में 4 बेड लगे हैं, 4 लोग सो रहे हैं, 20 लोगों के बीच में एक टॉयलेट है, 12 घंटे उनको धूप में काम करना है। सोचो अभी वहाँ पे 50 डिग्री होगी, तो 50 डिग्री में भी उसको काम करना है, लेबर लाइफ है उसकी, ठीक है। इंडिया में उसको मान लो 10,000 मिल रहे हैं, तो दुबई में उसको 2,000 दिरहम मिलेंगे, 2,500 दिरहम मिलेंगे, खर्चा निकाल के वो महीने का घर पे 30,000 भेज सकता है। 2-3 साल काम करके वो अपने गाँव में जाएगा तो 5-10 लाख बचत होगी, तो वो सेट है अपने गाँव में। छोटे गाँव में तो भाई 10 लाख बड़े आज भी इंडिया में। सर सिंस आप दुबई में इतने सेटल्ड हो, आपका बिजनेस भी, आपने हमने सोशल मीडिया पे ये सुना है कि काफ़ी कंट्री, एशियन कंट्री से काफ़ी गर्ल्स पर्टिकुलरली दुबई शिफ्ट होती हैं फॉर प्रोस्टिट्यूशन या इस टाइप की कुछ प्राइवेट सर्विसेज के लिए, आपने देखा अभी इतना इस लेवल पे चलता है? इसमें क्या है, दुबई एक ऐसा कंट्री है ना जहाँ पे एशियन की कोई बात नहीं है, या इसमें एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी की बात ही नहीं है। वहाँ पे दुनिया के हर देश की लड़की होती है, और ऐसा नहीं है कि सारी गलत काम के लिए आती है। वहाँ पे नौकरी करने भी इतने आते हैं, स्पा में काम करने भी आते हैं, वहाँ पे क्लब में काम करने के लिए, आज हमारे भी क्लब है तो हमारे क्लब में भी लेडी स्टाफ होता है, मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, आर्टिस्ट होता है। लेकिन वहाँ का जो एक सिस्टम है ना, वो बहुत ही क्लीन सिस्टम है। क्लीन सिस्टम क्यों है कि आपके पास जब भी कोई आएगा, पहले तो आपको देखो उसके टिकट, वीज़ा, रहने खाने पीने की पूरी गारंटी आपकी होगी। हमारे देशों की तरह नहीं है कि मेरा कोई स्टाफ को कुछ भी हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो आया है तो जाने तक वो हमारी जिम्मेदारी में है, मतलब वो विला पे पूरा ध्यान रखना, अच्छा खाना खिलाना। कभी भी चेकिंग आएगी कि उनके खाने में क्या दे रहे हो, चावल कैसे दे रहे हो, रोटी कैसे दे रहे हो, कोई अनहाइजीनिक नहीं है, किचन पूरा क्लीन चाहिए, चाहे वो आपकी होटल हो चाहे विला हो, ठीक है। और फाइन मारते हैं कैसा, 50,000 दिरहम यानी 12 लाख 15 लाख, तो हर कोई ध्यान रखता है, कोई 2,000 बचाने का नहीं सोचता है। दूसरा कि आपको उनकी आर्टिस्ट परमिशन डालनी है, यानी अगर वो आपके स्टेज पे बैठी है कोई भी आर्टिस्ट, तो आपको उसकी परमिशन डालनी है, 1200 दिरहम यानी कि 25,000 रुपये की मंथली परमिशन होती है, बराबर। उसके बाद प्रॉपर हर गाने पे अगर मान लो है, एक ब्यूटिशियन होती है जो उसको कॉस्ट्यूम से रेडी करेंगे। वहाँ पे एक रूल है कि गेस्ट उनको छू नहीं सकता, बीच में 3 फुट का गैप होना चाहिए, और वहाँ पे आपको लड़के लड़कियाँ भी, नेपाली लड़के होते हैं वो भी डांस करते हैं, बराबर। और भगवान महादेव के, भगवान शिव के भी डांस होते हैं, कॉन्सेप्ट भी होते हैं, डांस हर तरह का होता है। आइटम नंबर वाला आइटम नंबर देखेगा, वो तो गेस्ट की डिमांड पे होता है, तो हर तरह का है। जैसे आपने प्रोस्टिट्यूशन की बात की, तो 150 देश की लड़कियां अगर वहाँ पे आई है तो जाहिर सी बात है, वो तो कहाँ नहीं होता है। एक पुराणों में लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस कौन सा है, तो जो आपने बोला वो है। सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, आजकल ये बेटिंग बुक्स बहुत ऑनलाइन हो गई हैं, जो कि इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केट ऐसे हो रही है कि लूडो खेलो, लकी 7 खेलो, हो वहाँ पे क्रिकेट, मतलब पूरी बुक ही ऑनलाइन आ गई, हो वहाँ पे सट्टा ही रहा है। और आपकी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये चलता है, तो ऐसा क्यों ऑनलाइन क्यों लाना पड़ा, और इसमें पैटर्न कैसे चेंज हुआ ट्रेडिशनल वे से? क्योंकि अब यूज़र्स बढ़ गए
और बड़े बड़े बुक ओनर्स की शादियां हो रही हैं, वो आ रहे 500 करोड़ के बजट हो रहे हैं, तो इतना मैसिव कैसे हो रहा है ये सब? और ये सब दुबई का नाम आ जाता है पता नहीं कहाँ से, तो ये सब ये ट्रांजिशन कैसे? ये थोड़ा सारे सवाल का जवाब एक्चुअली 5-7 मिनट के जवाब में आ जाएगा। ठीक है, एक कहावत है हमारे हिंदी में, आपत्ति से ही आविष्कार है। मतलब इंसान की जात पे जब आपत्ति आती है ना, तो वो कोई ना कोई आविष्कार करता है। ठीक है। ठीक है, तो आपत्ति क्या होती है कि जैसे मैं टिप दे रहा था, अब मेरे पीछे बहुत से लोग टिप देना चालू हो गए 2012-13 तक, तो 16 तक तो सब स्मूथ चल रहा था, टॉप 10 टिपर चल रहे थे इंडिया में, कोई ज़्यादा कमा रहा था, कोई कम कमा रहा था। तब तक इंडिया में ऑनलाइन बेटिंग नहीं थी, ना ही फैंटासी थी। ठीक है, कुछ नहीं था। रमी की ऐप चल रही थी, कुछ रमी सर्कल और रमी वमी, कुछ पोकर के चल रहे होंगे, या लूडो फूडो भी शायद कोविड में ही ज़्यादा चलना चालू हुआ, लोग घर बैठे थे तो लूडो फूडो चालू हो गया। ठीक है, तो बात आती है नोटबंदी की। अब वहाँ तक सब ठीक है, अब हम फीस कैसे ले रहे हैं? ठीक है, अगर मुझे किसी से फीस लेनी है तो मुझे मान लो बैंक में भेज रहा है या कैश भेज रहा है आंगड़िया में, जो हमारे इंडिया में एक सिटी से दूसरे सिटी गवर्नमेंट ने लीगल करके रखा है, आप किसी को 10-20 हज़ार रिश्तेदार को भेज सकते हो। वैसे मेरी टिप की फीस आ रही थी, तो मेरा घर चल रहा था, मेरा सब चल रहा था। अब 2016 को मोदी जी ने आके बोला कि भाई नोटबंदी की वजह से आज से ये नोट बंद हो गए। तो मेरी एक आदमी की टीम थी तब, मैं और मेरा एक हेल्पर था, हम दोनों मिलकर ही सारा काम करते थे। रिसर्च मैं करता था, टिप मेरी, लेन देन का काम वो सब, बैंकिंग छोटा मोटा। तो मैंने उसको बोला कि दुकान अपनी बंद हो गई। 8 बजे उन्होंने बोला, मैंने 8:30 को इसको बता दिया। बोले हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं बोला अच्छा एक बात बता, नोट बंद हो गई, सब कुछ बैंक में है, रोज़ के 2000 से ज़्यादा या हफ्ते के 2000 से ज़्यादा तुम निकाल नहीं सकते। तू बंदा बुकी के पास खेलेगा, जीतेगा तो बुकी कैश कहाँ से लाएगा? बंदा हार गया तो बंदा कैश कहाँ से लाएगा? बोले हाँ वो बात तो सही है। जो बात मैं आधे घंटे में समझा, उसको समझने में 2 घंटे लगे, और पूरी दुनिया को और मेरी इंडस्ट्री को समझने में 2 महीने लगे। सब ने ये सोचा कि अरे कुछ नहीं है, पुरानी नोटों में ले लेंगे, पुरानी में दे देंगे। ट्राई भी की सबने, बट एट द एंड वो नोटें डालनी किधर है? बैंक में। वो तो आप वाइट के बिना डाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। तो सबके दिमाग में ये, और अपना तो देखो सीधा सा काम है कि जब आ गए तो पता चला कि टिप से काम करना है। अब इनकम तो चाहिए, क्योंकि हम तो कैसे थे, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, पैसे बचाने में बिलीव करते नहीं थे। तो करें क्या? तो बोला चलो दुबई घूमने चलते हैं। तो दुबई घूमने निकल गए। फिर मैंने वहाँ से उसको बोला दूसरे दिन, बोला देखो भाई अब तो एक ही चीज़ है कि ग्राहक खेलेगा तो टिप लेगा, बराबर? ग्राहक खेलेगा तो टिप लेगा, नहीं तो टिप ही क्यों लेगा? बीमारी नहीं पड़ेगा तो दवाई क्यों लेगा? तो बोला कि करना क्या चाहिए? तो भाई 2-3 लोगों ने बोला कि भैया देखो हम ये आईडी चलाते हैं। उस टाइम पे छोटी मोटी लोग चलाते थे क्रेडिट पे। क्रेडिट यानी जो मैंने आपको ऑफलाइन बुक ही बताया, वो क्या करते थे, फ़ोन पे भी लिखते थे, साथ में कोई ग्राहक बोलता था कि हमें आईडी दे दो, तो उसको जुबान पे देते थे एडवांस लिए बिना, कि भाई तेरी गारंटी 1 लाख की है ना, ले 1 लाख की आईडी ले जा, ताकि कोई मैच में मैं नहीं बैठा हूँ, मैं बीमार हूँ, तो तू खेल सके। और तब इतना कचरा नहीं था, ना कसिनो था अंदर, ना कोई ऐसी गेमें थी, ना कोई ज़्यादा फैंसियाँ थी, बस मैच आती थी 2-4 फैंसी, 6 और 10 और 15 और, इतना ही कचरा आता था अंदर। और गिनी चुनी इंडिया में 1-2 आईडी चलती थी जो बाहर से आती थी, वो भी दुबई की थी, इंडिया की नहीं थी। इंडिया की एक आध बनी थी, लेकिन वो फालतू थी। तो उस आदमी ने मुझे क्या बोला कि भाई, मेरे मतलब खास दोस्त था, कि देख तेरी ब्रांड है, तेरा नाम है, आंख बंद करके पूरे इंडिया के लोग तेरे पे भरोसा करते हैं कि भाई अमित भाई आपने बोल दिया तो पैसे आ जाएंगे, जैसे आज करते हैं। तो बोले आप खाली एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया मुझे एक तरह से, कि CBTF नाम से हम बुक लॉन्च करते हैं, कि अमित भाई की बुक है, आप बोल दो कि यहाँ खेलो, पैसे की जिम्मेदारी मेरी। बोला भाई मुझे क्या फ़ायदा? तो बोले भाई आपके ग्राहकों में आप हिस्सा रख लो। बोला वो मैं रख नहीं सकता, क्योंकि मेरा ग्राहक हारेगा तो इसका मतलब मेरी टिप फेल हो रही है, और मैं तो जानता हूँ कि मेरी 10 में से 9 पास हो गई। बोला भाई तू हारे के जीते मुझे क्या देगा? तो उसने मुझे बोला कि भाई मैं डिपॉजिट पे आपको 2% 3% दे दूंगा। मतलब आपके ग्राहक अगर रोज के 1 लाख रुपए डाल रहे हैं तो मैं 3000 रुपये दे दूंगा। अब मैं वो 3000 के लिए धंधा नहीं करवा रहा था उसको, मेरा पर्पस क्या था कि यार जो मेरी टिप ले रहे हैं 300-400 लोग, या जो वो फॉलो कर रहे हैं, उनको खेलने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसमें वो बैंक से दे रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, और वो बैंक से ले रहा है, बैंक से दे रहा है। ठीक है, अब वो उसका मैटर है कि उस टाइम पे उसने लीगल गिना, इलीगल गिना, क्या गिना, उसने किस अकाउंट में लिए, वो मेरी मैटर नहीं है। मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर उसकी ब्रांडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने वो चीज़ करके उसका काम कर दिया, और मेरी जुबान पे 30, 40, 50, 100 लोग खेलना चालू हो गए। तो इस तरह से इंडिया की पहली बुक पैदा हुई। ठीक है, जो पहली गेमिंग कंपनी उस टाइम पे पैदा हुई, वो दुबई में हुई थी। मतलब इंडिया से हम निकले दुबई में, रास्ते में, फ्लाइट में, 2 दिन में हुई पैदा, और 30, 40, 50 लोगों ने खेलना चालू किया। उसके बाद ड्रीम 11, फैंटासी क्रिकेट, ये सब धीरे 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 आता गया, और मुझे देख के 6-8 महीनों में दूसरे 2-3 लोगों ने ऑनलाइन बुक खोल दी। तो आज वो इंडस्ट्री कहाँ है वो तो खैर
आपको बट ये सब दुबई में क्यों हो रहा है? और ये दुबई में होने का रीज़न वैसे कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था कि इंडिया में कोई तकलीफ थी इसलिए सब गए, बट मैं गया उस टाइम पे 1-2 दूसरे थे, फिर धीरे धीरे करके इवन पहले 3 साल इंडिया में तो लीगल भी नहीं है ना, शायद आप लीगली ये काम कर नहीं सकते ना इंडिया में। लीगल है कि इलीगल, वो अभी ऐसे देखो तो लीगल हो गया ना। क्यों? क्योंकि आपकी अगर जो प्रोबेबिलिटी वाली है उसमें आगे लूडो है, अंदर अगर रन पे खेल रहे हो, टीम पे खेल रहे हो, कल की मैच में इंडिया न्यूजीलैंड का रेट चल रहा था, आप उसमें पैसे लगा रहे हो, तो वो क्या है, उसमें हमारे में फर्क क्या है सर? बट वो फिर प्रमोट तो लूडो, ये तो देसी दारू और विदेशी दारू दोनों शब्द बदल गए बस। शब्द बदल गए, ये देसी दारू है विदेशी दारू है। सर अच्छा, बातों बातों में एक चीज रह गई जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे देश की ऑडियंस के लिए। हम नहीं, वो चीज़ आपकी एक रह गई, एक सेकंड, दुबई वाली एक चीज़ हमारे देश के सारे लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपके प्लीज़, अगर आपके पास पैसे कम है या मीडियम है, वैसे भी दुबई में आपका कोई काम नहीं है, अगर आपके पास इतने कम पैसे हैं तो आप जॉब कर सकते हो, लेकिन जॉब में आप एक चीज़ समझो कि दिखता है उतना ईजी नहीं है। आपको मॉल दिख रहे हैं, रंगीली रातें दिख रही है, एसी दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि बाहर धूप कितनी है, वहाँ का पानी कैसा है, या आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं, वहाँ का मेडिकल कितना महंगा है। आपको एक बार अगर बुखार भी आ गया तो 1 महीने की सैलरी आपकी चली जाएगी, और आपको बुखार वहाँ पे हर 3 महीने में आएगा ही, क्योंकि वहाँ का वेदर ऐसा है। लाइक आर्टिफिशियल रेन होगी तब आप बीमार पड़ोगे, हर 2-3 महीने में बीमार पड़ना लाजमी है, आपके बाल झड़ेंगे। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी प्रॉब्लम है वहाँ पे, और ज़्यादा पैसे भी है। तो आप एक समझो कि इंडिया में इनकम टैक्स है, वहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है, सिर्फ वैट है। वो बात सच्ची है। आपको हाईलाइट क्या किया जाता है, आपको इंस्टाग्राम में सब अच्छा दिखेगा कि वहाँ पे टैक्स कम है, ये है वो है, लेकिन आपको वहाँ पे गाड़ी कहीं भी खड़ी करनी है तो आपको टैक्स देना है, ये किसी ने आज तक नहीं बताया होगा, बरोबर। अगर आप वहाँ पे कोई भी चीज़ चलाते हो तो आपको भी म्यूनसिपल टैक्स, हम भी भरते हैं वहाँ पे, मैं साल का करोड़ों रुपया भरता हूँ अपने क्लबों में, म्यूनसिपल टैक्स भरता हूँ, वैट भरता हूँ। तो टैक्स यूँ नहीं तो यूँ, भले इंडिया जितना नहीं है लेकिन फिर भी आपको भरना तो पड़ता है ना। आपको वहाँ पे 10 करोड़ की भी प्रॉपर्टी लेनी है, आपने जाया 10 करोड़ कैश दिया, आपके नाम पे घर हो गया, कोई नहीं पूछेगा 10 करोड़ कहाँ से लाए। तो एक तरह से वो एक जिसके पास ब्लैक मनी है उसको वो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अच्छी बात है, उनके देश के लिए अच्छी है। बट कब रूल चेंज हो जाए कुछ नहीं कह सकते। वो तो देखो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप शेर पे सवारी कर रहे हो, जिस दिन उतरोगे शेर खा जाएगा। इसमें सब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दुबई में सेटल ना हो, एक इंडियन बंदा जाकर या सेटल हो? नहीं, सेटल हो, मैं तो बोलता हूँ हर देश में हो, बट अगर आप बेटर लाइफ ही चाहते हो, कि अगर आप इंडिया के पॉल्यूशन से तंग हो, वहाँ की टूटी हुई सड़कों से तंग हो, और आप समझ चुके हो कि अब कुछ होना नहीं है ज़्यादा टैक्स भरने के बाद भी, तो अब यूरोप में शिफ्ट हो जाओ, कुछ ठंडे देशों में चले जाओ। सही बात। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।